आज हम चर्चा करेंगे कि आने वाले मौसम में हम मुर्गियों की देखभाल कैसे करें ताकि हम जो आने वाला समय है जिसमें भीषण गर्मी पड़ने की संभावना रहती है, खासतौर से अप्रैल मई जून के मौसम में। तो इस मौसम में हम मुर्गियों के स्वास्थ्य का कैसे प्रबंधन करें, उनके रखरखाव कैसे करें ताकि हम उनको एक तो स्वस्थ रख पाएँ और साथ ही उनका उत्पादन भी सही ढंग से ले पाएँ। जो 4 आयाम हैं वह है, एक तो वाटर मैनेजमेंट आपका अच्छा हो, दूसरा हाउसिंग मैनेजमेंट अच्छा हो, तीसरा फीड मैनेजमेंट अच्छा हो और चौथा है जनरल मैनेजमेंट अच्छा हो। गर्मियों में मुर्गी पालन करने वालों के लिए आवश्यक है कि तापमान की तेजी से मुर्गियों को बचाया जाए, क्योंकि गर्मी अधिक बढ़ने से मुर्गियों की मृत्यु दर बढ़ सकती है। मुर्गियों में अधिक मृत्यु दर होने से मुर्गी पालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गर्मी के मौसम में थोड़ी सावधानी से मुर्गियों को तेज गर्मी से बचाया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। खासतौर से गर्मी के दिनों में हाउसिंग मैनेजमेंट के दो पहलू हैं, एक तो आउटसाइड द हाउस या इनसाइड द हाउस। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटसाइड शेड मैनेजमेंट की। आपको जब शेड का कंस्ट्रक्शन होता है तभी से ही ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्शन लंबे एक्सिस में आपको नॉर्थ और वेस्ट होनी चाहिए ताकि सूर्य की किरणों का सीधा प्रभाव ज़्यादा समय तक आपके मुर्गी के शेड में ना जाए। वेंटिलेशन आपको बहुत प्रॉपर रखना पड़ेगा, लगभग 1.5 से 2 मीटर की हाइट की वॉल और उसके ऊपर जाली, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर, बहुत ज़्यादा आपको विड्थ भी नहीं देना है अपने पोल्ट्री शेड की, ताकि उनमें वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहे। दूसरा, आप जो है छत को ऊपरी सतह जो है उसको वाइट पेंट कर सकते हैं ताकि सूर्य किरणें रिफ्लेक्ट हो जाएं, उसकी गर्मी का प्रभाव अंदर न पड़े। दूसरा ये करना है कि जो छत है उसमें आप लोकल जो एग्रीकल्चर वेस्ट हैं उसके डाल करके आप उसका टेम्परेचर काफ़ी कुछ मैनेज कर सकते हैं। कुछ पुआल डाल सकते हैं, पत्ते डाल सकते हैं, स्प्रिंकलर का उपयोग कर सकते हैं शेड के बाहर और छत की तरफ। जो बोरे हैं उनको साइड वॉल में डाल करके आप दोपहर में उसको गीला कर दें पानी से, तो वो बहुत ठंडी हवा देने का काम करते हैं शेड के अंदर। जो शेड के बाहर है कुछ करीब 6 से 8 फीट हाइट के आप पौधों का, वृक्षों का प्लांटेशन कर दें। ये तो हो गया हाउस के बाहर के मैनेजमेंट। इन हाउस मैनेजमेंट में आपको फैन लगाना पड़ेगा, कुछ फॉगर्स लगाने पड़ेंगे ताकि छोटे छोटे उसमें फुहार से आप अपने पक्षियों के ऊपर सीधे भी शेडिंग पानी का कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत अहम पहलू ये भी है कि आप लीटर की थिकनेस आप कम कर दें। लगभग 400-450 ग्राम पर स्क्वायर फीट के एरिया में लीटर काफ़ी होगा और उसकी हाइट आप 3, 3.5 और 4 इंच के आसपास रख सकते हैं। 10% आप एक्स्ट्रा फ्लोर स्पेस दें अपने पक्षियों को, बहुत ही पास पास ना पालें, नहीं तो उनमें मृत्यु दर बढ़ेगी। तीसरा, शिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डीबीकिंग और वैक्सीनेशन, ये 4 जो गतिविधियां हैं उनको खासतौर से दिन के शुरुआत में या रात में ही अंजाम दें। गर्मी के मौसम में मुर्गियां दाना कम खाने लगती है, जिससे उनके पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। इसीलिए मुर्गियों को पानी में मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी मिलाकर देना लाभदायक रहता है। गर्मी के मौसम में थोड़ी सावधानी से मुर्गियों को तेज गर्मी से बचाया जा सकता है। तो हमको फीड मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा रखना है ताकि मुर्गियों के जो बढ़ोतरी है, जिसके लिए हम उत्पादन लेते हैं उनके ग्रोवर्स में और जो ब्रॉयलर्स हैं, तो आपको फीड इनटेक प्रॉपर रखना है। उसके लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। एक तो सबसे बढ़िया ये है कि आप गुड क्वालिटी का फीड इस्तेमाल करें। आपको फीडर और ड्रिंकर की संख्या जिसमें दाना पानी देंगे, उन बर्तनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ताकि मुर्गियां एक जगह से दूसरी जगह दाना पानी के लिए ज़्यादा दूर तक न जाना पड़े। साथ में आपको फीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत कुछ प्री मिक्स, जैसे जिनको एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, विटामिन ई, विटामिन सी और सेलेनियम, वो उसमें हो, इस तरह सामंजस्य के साथ उनको भरपूर जो समुचित मात्रा में दें। हाई एनर्जी डाइट दें, खासतौर से गर्मी के दिनों में जब मुर्गियों में हाँफने वाली समस्या दिखती है तो उस समय हाई एनर्जी लो प्रोटीन डाइट हमेशा देना चाहिए। और ऐसे समय दें जबकि टेम्परेचर शेड के अंदर
कम हुआ करता है, खासतौर से दिन की शुरुआत में, अर्ली इन द मॉर्निंग, लगभग 5 और 6 के बीच में, और फिर जब शाम ढल जाती है, जब सूरज ढल जाता है, उसके बाद फिर आप अपने पक्षियों को फीडिंग दें। मुर्गियों को दिए जाने वाले दाने को गीला कर सकते हैं। गीला दाना ठंडा होगा, जिसको मुर्गियां ज्यादा सेवन करेगी, परंतु ध्यान रखें कि गीला किया धान शाम तक खत्म हो जाए, वरना उसमें बदबू आ सकती है। लेकिन दाने की बोरी को कभी भी गीला नहीं करना चाहिए। आपको भरपूर मात्रा में साफ, स्वच्छ और खासतौर से बोरवेल का पानी अपने पक्षियों को देना चाहिए। क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत अच्छी हो, साथ ही अपने जो साफ सुथरा पानी है उसमें कुछ मात्रा में एसिडिफायर या सैनिटाइजर मिलाते रहें, जो रेडीमेड मार्केट में उपलब्ध होते हैं, तो उनसे उसमें बैक्टीरियल लोड कम हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखें, अपने पानी का जो पीएच है वह 5.5 से 6 के बीच में माइल्ड एसिडिक रखें, तो उसके द्वारा हम अपने मुर्गियों को गर्मी के मौसम में भी पानी के व्यवस्थापन से काफ़ी हद तक अच्छे से उनका रिजल्ट ले पाएंगे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अमरूद के बाग आमतौर पर सभी जगहों पर देखे जाते हैं, लेकिन इन बागों की सही देखरेख के अभाव में अनेक रोग पनपने लगते हैं। ये रोग पहले एक पेड़ पर और फिर धीरे धीरे पूरे बाग में फैल जाते हैं, जिससे पूरा बाग बर्बाद हो जाता है। इसलिए रोग की पहचान कैसे किया जाए, इनका नियंत्रण करना जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद। तो अमरूद में सबसे पहले जो घातक बीमारी के रूप में आता है, किसान भाइयों जिससे चिंतित रहते हैं, वो है उकटा रोग। तो उकटा रोग को हम लोग मलानी रोग भी कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। यह रोग एक फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजेरियम नामक फफूंद से होता है और ये बहुत ही विनाशकारी रूप कायम कर लेता है। उकटा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है, बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। तो इसके हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत में क्या होता है, ये दो तरह का उकठा लगता है। सूखने की प्रक्रिया दो तरीके से होती है। एक तो हम लोग देखते हैं कभी कभी कि पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट विल्टिंग, या जिसमें पूरा का पूरा पौधा ही पूरा मुरझा करके सूखने लगता है। एक इसमें आता है पार्शियल विल्टिंग, मतलब कि पूरे पेड़ में 2-4 शाखाएं आपकी सूखती हैं। इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल विल्टिंग। जैसे ही विल्टिंग सूखा रोग आता है पौधे में, इसमें क्या होती है, ऊपर की ओर की पत्तियां धीरे धीरे झड़ करके गिरनी शुरू हो जाती है और पौधा कमज़ोर प्रतीत होता है। और कंप्लीट विल्टिंग में क्या होता है कि देखते देखते पूरा का पूरा पौधा मुरझा जाता है। और इसमें लक्षण के रूप में ये कहे कि इसमें जब पौधा सूखने लगता है तो फल जो है वो छोटे रह जाते हैं, बहुत कड़े हो जाते हैं और काले पड़ करके गिरने लगते हैं। दोनों का ही कारक फ्यूजेरियम है। चूँकि यह मृदा जनित रोग है, इसके निवारण हेतु हम लोग जो है जो भी रसायन या
जैव जीवनाशी का प्रयोग करते हैं वो ज़मीन के इर्द गिर्द करते हैं। तो शुरुआत में हम लोगों को समेकित रोग प्रबंधन के तहत ही इस रोग का हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो भी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस है, साफ सफाई आप अपने बगीचे में निरंतर करते रहें। जो भी पत्ते गिरे हो उसको उठा करके इकट्ठा करके दूसरे जगह ले जा करके ज़मीन में गाड़ दे या जला दे, और जितनी भी टहनियाँ या ब्रांचेस जो सूख जाती हैं इस उकठा रोग से, उसको काट करके छांट करके अलग कर देना है ताकि इस बीमारी का बढ़ाव आगे ना हो सके। दूसरा ये करना है कि कार्बेंडाजिम नामक एक फफूंदीनाशी आती है मार्केट में, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके मिट्टी को भिगोना है जड़ के आसपास। पहले तो ये करें कि जड़ के आसपास की मिट्टी को 2-3 दिन तक जो है पलटाई करके छोड़ देना है। उसके बाद उसमें आप चाहें तो नीम की खली भी डाल सकते हैं और कार्बेंडाजिम जो हमने बताया 2 ग्राम प्रति लीटर से उस मिट्टी को भिगो देना है। तो ऐसा देखा जाता है कि विल्ट का उकठा रोग का प्रभाव बहुत ही हद तक कम हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के भागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। दूसरा बीमारी इसमें आता है एंथ्रेक्नोज, जो आपने देखा होगा किसान भाइयों, है कि काले धंसे हुए भूरे भूरे और काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, खास करके फल में। तो शुरुआती स्टेज में ये एंथ्रेक्नोज डायबैक के रूप में प्रतीत होता है हमारे वृक्षों पर। ऊपरी और टिप से वह धीरे धीरे मुरझा करके सूखने लगती है। जो भी इसमें फल आते हैं या तो छोटे आते हैं, और अगर बड़े होने के समय पर अगर आते हैं तो उसमें काले धसे हुए धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिससे मार्केट वैल्यू किसान भाई को नहीं मिलता है, दाम बहुत ही कम प्राप्त होता है उसमें। तो इसके निवारण हेतु हम लोग शुरुआत से ही पुष्पन के पहले से ही एक छिड़काव, एक रसायन है जो मैनकोजेब डायथेन M45 के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, उस रसायन का 2 ग्राम प्रति लीटर घोल बना करके पुष्पन के पहले एक छिड़काव कर दे और फिर 15 दिन के अंतराल पर दूसरी छिड़काव करने से इस रोग से हम लोग 100% निजात पा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये चारों बीमारी का मैनेजमेंट प्रबंधन करके हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव राजखंड जिला समस्तीपुर के भजन लाल ने। आपने मूली की उन्नत खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मूली का उपयोग सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें तीखा स्वाद होता है। मूली विटामिन सी एवं खनिज तत्व का अच्छा स्रोत है। मूली के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त होती है, लेकिन ये अधिक तापमान भी सह सकती है। इसीलिए गर्मी के मौसम में खेती के लिए बुवाई का उपयुक्त समय मार्च और अप्रैल का महीना होता है। मूली का अधिक उत्पादन देने वाली किस्में। किसान भाइयों, मूली की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं पूसा चेतकी, जापानी वाइट्स, पूसा हिमानी, पूसा रेशमी, पूसा देसी, गणेश सिंथेटिक इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। भूमि का चयन और तैयारी। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है।
लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसीलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। खाद और उर्वरकों का प्रयोग किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 कुंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के लिए समय पर करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। बुआई की उन्नत तकनीक किसान भाइयों, मूली के बीज की मात्रा, उसकी जाति, बुआई की विधि और बीज के आकार पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्य तौर पर मूली की बुआई के लिए 5 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। मूली की बुआई 2 तरीके से की जाती है, जिसमें पहली है कतारों में बुआई। इस विधि से बुआई करने के लिए अच्छे प्रकार से तैयार क्यारियों में लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना ली जाती हैं और इन कतारों में बीज को लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में बुआई कर देते हैं। बीज उग जाने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर अन्य पौधों को निकाल देते हैं। दूसरी विधि है मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेढ़ें बना ली जाती हैं। इन मेड़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बाकी पौधों को निकाल दिया जाता है। बुआई की ये विधि अच्छी रहती है, क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम भी रहती है। मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण। मूली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडिमीथेलिन 30 EC की 3 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते। इसके अलावा आप बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और मूली की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना चाहिए। मूली की जड़ें मेड़ से ऊपर दिखाई दे रही हों तो उन्हें मिट्टी से ढक दें, अन्यथा सूर्य के प्रकाश के संपर्क से वे हरी हो जाती है। तो किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप मूली की खेती करते हैं तो आपको अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।